नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे देश में धार्मिक और आस्था के जो सवाल हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ रहा है। हमें इस बारे में बात हम करेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का कांवड़ यात्राओं को अनुमति देने का सवाल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और क्यों केरल में बकरीद के वक्त जिस तरह के प्रतिबंधों में छूट दी गई है उसका सवाल सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। हम बात करेंगे कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दल जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी हद तक खिलवाड़ करने से भी अब परहेज करने से नहीं चूक रहे हैं। क्यों इस तरह की स्थितियां आई हैं, क्यों आईएमए जैसी संस्था को केरल के सवाल पर कहना पड़ा है कि देश जब मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में है तब आप किस तरह इस तरह की छूट दे रहे हैं। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जिशान हैदर। अब आज सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दिया और उस जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राएं स्थगित कर दी गई हैं, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राएं नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाब से संतुष्ट होने के बाद इस मामले को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दशा में कोरोना के प्रतिबंधों का अनुपालन होता रहे और अगर कोई कोविड के जो नियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनका उल्लंघन करके ये कांवड़ यात्रा या इस तरह का कोई आयोजन करता है तो उसके खिलाफ आपको सख्त कार्रवाई सख्त करनी होगी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास आज एक और मामला भी आया एक याचिका के द्वारा और वो मामला था लगभग उत्तर प्रदेश जैसी ही स्थिति में जो केरल की जो विजयन सरकार है उसने बकरीद के मौके पर 3 दिन के लिए राज्य में तमाम कोविड प्रतिबंधों को उनमें ढील देते हुए इस तरह की छूट दी है कि बाजार देर तक खुल सकें, लोग खरीदारी कर सकें और सामूहिक तौर पर लोग जो धार्मिक उत्सव है उसको मना सकें। इस मामले की सुनवाई भी उसी पीठ के सम्मुख हुई जो पीठ उत्तर प्रदेश का मामला सुन रही थी और पीठ ने आज शाम तक केरल सरकार से कहा कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखे, अपना जवाब दे और कल इस मामले पर अंतिम तौर पर सुनवाई होगी। जिस तरह का ये मामला है, शरद जी आपको क्या लगता है, क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लाभ के लिए जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से भी चूक नहीं रही हैं क्या? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि हम नहीं रोकेंगे, ये जब उसके बाद फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तराखंड सरकार रोक चुकी थी, दिल्ली सरकार रोक चुकी थी, लेकिन इन्होंने कह दिया नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं करती है तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, वी विल हैव टू ऑर्डर। तब उसके बाद भी आप देखिए जरा आप वो देखिए मुख्यमंत्री का जो रुख है। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा जो संघ हैं, कांवड़ संघ हैं, उन्होंने खुद स्थगित कर दी है। और आप देखिए ईगो कहां तक जा सकती है किसी राजनेता की, और खाली ईगो ही नहीं है, दूसरी तरफ ये दिखाना चाह रहे हैं, धार्मिक नजरिए से ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की भी जो है कहने पे हमने नहीं करा है, ये तो कांवड़ संघों ने। ये कांवड़ संघ कहां से पैदा हो गई, हमने तो पहले कभी नहीं सुना। आप लोगों ने सुना हो तो बताइएगा कि कहां पे है कांवड़ संघ। तो ये खाली पोस्चरिंग है, लेकिन अंदर अंदर दिखाना यह है कि साहब देखिए हमने नहीं सुनी, ये तो कांवड़ संघ ने खुद ही वापस ले लिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र में और एक ढांचा जो अपना बना हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है और जुडिशरी का एक अपना अलग स्टेचर है, स्टेटस है, लेकिन ये किया गया। और वहीं पे ये देख मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो केरल के नाम पे जो कराई गई है वो भी किसी ने इसी उद्देश्य से करी है, हिंदू मुसलमान बनाने के लिए।
ये भी किसी राजनेता से ही प्रेरित है कि उन्होंने वहां पे ये ठीक है, इशू बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज ये भी गलत है कि वहां की सरकार जो है वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके की हरकत कर रही है। वो भी उतना ही गलत है जितना कि यहाँ के सरकार ने जो किया करने की कोशिश करी थी। तो ये देखिए, ये सब राजनेता यही करते हैं और इन लोगों को अपने वोट बैंक के आगे कुछ नहीं दिखता। आपने देखा है यूपी में जो पंचायत इलेक्शंस थे, कितना कहने के बाद, कोर्ट्स के भी कहने के बाद उन्होंने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया कि लगे कि कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, जबकि वो हकीकत ये नहीं थी, उसको ट्विस्ट किया गया। तो यही केरल में करेंगे, ये कहीं और करेंगे, जिसको अपना अपना वोट बैंक दिखता है। और तमाम, मुझे इसमें तो कांग्रेस की भी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है जो केरल गवर्नमेंट ने किया। तो ये पता नहीं कब खत्म होगा ये जो धर्म का इस्तेमाल है। ये ठीक है कि बीजेपी सबसे ज्यादा करती है, लेकिन दूसरी पार्टीज भी अपने बराबरी से करने का पूरा प्रयास करती है। बिल्कुल, लेकिन जहां तक केरल का सवाल है, उस मामले में तो कांग्रेस ने भी विरोध किया है। केरल की जो कांग्रेस की स्थानीय इकाई है उसने भी विरोध किया है, और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी उसकी निंदा की है और कहा है कि ये प्रतिबंध, इस पे जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसके प्रतिबंधों पर किसी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जहां तक कहा है, मुझे नहीं अंदाजा था, सॉरी। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दिया, उस जवाब में तो सिर्फ ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अब कोविड के कारण जो कांवड़ यात्रा है उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन में राज्य की जनता के लिए जो बयान जिस तरह का दिया गया है, उसमें इस बात को प्रचारित किया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने 9 जुलाई से ही कांवड़ संघों से बातचीत शुरू कर दी थी, और उस बातचीत के बाद ये यात्रा उनकी तरफ से ही प्रस्ताव आया उसको स्थगित करने का। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि राज्य की जनता जो राज्य की सरकार है उसको राज्य की जनता के स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उसको कोविड संघों के प्रति अगर उस जवाबदेह होने की स्थिति आती है तो ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। अगर बेहतर होता, राज्य सरकार ये कहती कि जनता के स्वास्थ्य को की समस्याओं को देखते हुए कोविड को हम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं राज्य से, इसलिए यात्रा को स्थगित किया गया, तो ये शायद ज्यादा बड़ा संदेश जाता। बल्कि जो जिस तरह से बात को बताने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है कि वो किसी भी आदमी को आसानी से वो मान्य नहीं होगा, उसको पचेगा नहीं। लेकिन जिशान, आपसे हम समझना चाहते हैं, जिस तरह से इस मामले में कांग्रेस ने अपना जो रुख दिखाया है, और खासतौर पर पीएल पुनिया ने तो कहा है कि उम्मीद है केरल सरकार अपने इस फैसले पर उचित निर्णय लेगी। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी बहुत कड़ी इस मामले में प्रतिक्रिया आई है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में जो ईद उल अजहा है उसके लिए तमाम बड़े मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस तरह की अपीलें भी की गई हैं कि भीड़ न करें, जो 50 की सीमा है उसका अनुपालन करें, किस तरह से पशुवध को कैसे करें, कहाँ करें, तमाम तरह के जो लोगों को पर्व भी मनाएं और उसको जो कोविड के प्रतिबंध हैं उनका भी अनुपालन करें। कांग्रेस किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखती है, खासतौर पर केरल और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? नहीं गोविंद भाई, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति चाहे यूपी में हो चाहे केरल में हो, दोनों गलत है। सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त माननीय मोदी जी से कॉम्पिटिट कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व का ज्यादा बड़ा चेहरा है। उसके लिए उन्होंने एक पीआर मैनेजर, जो बहुत अच्छे अभी इनके 1 साल पहले वापस बन गए हैं, जो काफी पुराने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ रहते हुए यहाँ वापस आए हैं, उन्होंने उसको कायदे से जो है पीआर इस पर कर दिया, किस तरह से मीडिया में क्या जाएगा, कैसे क्या लिखा जाएगा, क्या कैसे बनेगा। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि वो जो पीआर मैनेजर इनके यहाँ नए वाले आए हुए हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि योगी जी से सीखना है मुझे उत्तर प्रदेश में कैसे जो है कोविड प्रधानमंत्री या एमपी,
एमपी सॉरी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या ये उनको बताएंगे कि किस तरह से हमने कांवड़ यात्रा करने वाले थे? और सबको मालूम है कि अभी हरिद्वार में कुंभ में क्या हालात हुए थे। कुंभ की जब छूट दी गई थी, कितना कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे। तो हमें लगता है इस वक्त मुख्यमंत्री जी को जरा सोचना चाहिए कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को लेके वो उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, उसको नहीं सोच रहे। एक तरफ आपको सबको पता है कितना कुप्रबंधन था कोविड के समय पे, किस तरह से सड़कों पे लोग तड़प रहे थे, कैसे मौतें हो रही थी बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के। और उसके बाद आप कांवड़ यात्रा के लिए अनुमति दे रहे थे क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, आपको अपना हिंदुओं का एक पोस्टर बॉय की जो अपनी इमेज है वो दिखानी है। उसकी वजह से उनके जो पीआर मैनेजर है वो बैठ के ये दिखा रहे हैं कि नहीं योगी जी ने तो ओके कर दिया था, उन लोगों ने वापस ले लिया। मतलब जो शरद जी ने कहा है बिल्कुल सही बात है कि उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई उसके बाद भी करनी है कि नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने नहीं मानी है। वो लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं हम उसको रद्द करते हैं। जहां तक केरल की बात है, बिल्कुल मैंने जैसे कहा ना, चाहे तुष्टीकरण की राजनीति यूपी में हो चाहे केरल में हो, हमारे सारे ज्यादातर बड़े नेताओं ने कहा है और साफ साफ कहा है कि क्यों बकरीद में वहां 3 दिन की छूट दी जा रही है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है, जबकि वहां पे जो रेशियो था वो ज्यादा है जिस तरह से वहां पे कोविड फैला हुआ है। तो हमें लगता है चाहे वो यूपी हो चाहे वो केरल हो, इस तरह की चीजें इस समय नहीं करना चाहिए। और इस समय क्योंकि हम इतने भयानक दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त धर्म की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल, धर्म की राजनीति खास तौर पर जब वो लोगों की सेहत पर खतरा बनने कर सामने आती हो, तब तो इस तरह की राजनीति की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे लिए लोगों की सेहत, जनता का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। और जो लोगों की जीने का अधिकार है, अगर वही किसी राजनीति की बलि चढ़ता है तो निश्चित तौर पर ऐसी राजनीति एक लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं की जा सकती, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो केरल में हो। केरल का जो मामला है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात रखी गई कि केरल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी, इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, 10.96% वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है, जबकि उत्तर प्रदेश में 0.04% पॉजिटिविटी रेट है। तो जब उत्तर प्रदेश में कोविड के कारण इतने कम पॉजिटिविटी रेट होने पर भी कांवड़ यात्राओं को रोका जा सकता है, तो केरल में ऐसी छूट कैसे दी जा सकती है, ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका महत्व देखते हुए राज्य सरकार को आज शाम तक ही अपना जवाब देने को कहा है, ताकि कल, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है, तो कल इस पर अदालत अपना निर्णय सुना सके, या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की गोविंद भाई, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, केरल सरकार भी यही चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, जिसमें उनको भी यही योगी जी की तरह कहने को हो जाए कि मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया था, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति हो जाएगी जैसे योगी जी की हुई है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो परिस्थितियां हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी इस तरह से सुनवाई की जा रही है। लेकिन क्या राज्य सरकार को लोगों की जान की चिंता नहीं है, जबकि देश में इस वक्त भी सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित होने वाले, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या केरल में है? अतुल जी, आप क्या इस बारे में अपना दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, दृष्टिकोण जो ज़ीशान ने और शरद ने रखा है वैसे ही हमारा भी है कि तुष्टीकरण की राजनीति कम से कम जहां पर लोगों के जान की बात हो, उसकी समस्या उठ रही हो, वो वहां नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का फैसला जो उन्होंने लिया बिना सुप्रीम कोर्ट के, बिना किसी उसके, सिर्फ मंत्रणा उनकी हुई दिल्ली में केंद्र के नेताओं से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम कांवड़ यात्रा नहीं अलाउ करेंगे। साथ में उन्होंने भी योगी से, यूपी के मुख्यमंत्री जी से अपील करी कि आप भी कांवड़ यात्रा मत को वो मत दीजिए परमिशन, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि लोगों की जान की सुरक्षा हो। लेकिन अभी हम एक खबर देख रहे थे जिसमें आरएसएस एक प्लान पर वर्क कर रहा है कि
योगी जी को आने वाले चुनाव में हिंदुत्व का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सके। तो ये जो कांवड़ संघ के ऊपर इन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी कि उन्होंने फैसला लिया, ये इनके लिए चुनाव में बड़ा फायदेमंद होगा। हमने धर्म की रक्षा करी है, हमने कांवड़ यात्रा नहीं रोकी है। सुप्रीम कोर्ट था और कांवड़ संघ ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। तो सीधी तरह से जो चीज हो सकती थी, आखिर क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसको रोक दिया? आप क्यों नहीं रोक सकते थे? और उनके यहाँ तो चलिए ठीक है, कुंभ था, कुंभ का उनका बड़ा ही खराब अनुभव रहा। आपके यहाँ जो सेकेंड वेव का अनुभव था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। अब शरद कह रहे हैं कि कांवड़ संघ कहाँ से आया? कांवड़ संघ वैसे ही आया जैसे गंगा में शवों को बहाने का ट्रेडिशन बताया गया यहाँ पर, परंपरागत। हमको याद नहीं पड़ता है कि इससे पहले इतने सारे शव गंगा में कब तैरते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल सही बात। बनारस में वो बहा देते हैं और कई जगह शवों को नदी में बहा देते हैं, लेकिन जब से गंगा पोल्यूशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है तब से शवों को गंगा में बहाने पर भी रोक है। और ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आप कोई भी मरे और उसके शव को आप गंगा में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन वही उन्होंने ट्रेडिशन गंगा में शवों को बहाने का निकाला और यहाँ पर उन्होंने कांवड़ संघ बना दी। होगी, हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये बात सही है कि इससे पहले कांवड़ संघ के बारे में हमने सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना। नहीं, अगर कोई कांवड़ संघ जैसी चीज है भी तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित कर सके कि आप ऐसा करिए और एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये जो परिस्थितियां हैं इस मामले में, खास तौर पर जो केरल का सवाल है उसको लेकर आईएमए ने जिस तरह से दखल दिया है, राजनीतिक तौर पर तो समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा है कि हर उस चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिसकी वजह से भीड़ होती है। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी भी कम से कम केरल के सवाल पर जो देश की मुख्य धारा में जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि इस वक्त कोविड के प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, समाजवादी पार्टी भी वैसी बात कर रही है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों से हटकर भी हम देखें तो आईएमए ने इस सवाल पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दखल दिया है। आईएमए ने केरल सरकार को भी पत्र लिखा है कि वो इस यात्रा को रोके, और आईएमए ने ये भी कहा है कि ऐसे वक्त में जब देश में एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, ऐसे में किस तरह से इतने बड़ी भीड़ को जमा होने की कोई सरकार छूट दे सकती है। आईएमए का कहना है कि जो त्योहारों का मतलब होता है वो खुशी बांटना होता है, आप इसे कोविड बांटने की वजह न बनाएं। केरल सरकार से ये अनुरोध उन्होंने किया। शरद जी, आप इस मामले को अगर हम राजनीतिक बात से हटकर अगर देखें, जन स्वास्थ्य की तरफ के सवाल को लेकर देखें, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं, केरल सरकार की भूमिका को? नहीं, केरल सरकार की भूमिका तो बिल्कुल उचित नहीं है। किसी भी तरीके से अप्रूवल उसको नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब उसको इस तरीके की बात कहते हुए उनको 50 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अपने खुद ही बेइज्जती करा रहे। और दूसरा, जहां तक आईएमए का सवाल है, बड़ी ये प्रशंसनीय बात है कि आईएमए ने इस तरीके की पहल करी है। वरना आईएमए का इस तरीके की चीज जो है बहुत कम हम सुनते हैं। आईएमए द्वारा ये नेशनल लेवल पे इस तरीके की बात करी जाए, बहुत अच्छी बात है और कम सुनने में आती है। आईएमए की तरफ से इस तरीके के मेजर्स जब लेने के लिए उनको और मामलों में भी बोलना चाहिए, क्योंकि खामोश हो जाते हैं। क्योंकि तमाम इस तरह की जो एसोसिएशंस होती हैं वो किन्हीं कारणों से जो है
जहां जरूरत होती मुंह नहीं खोलते। तो ये अच्छा किया है, लेकिन केरल सरकार को जो है आगे भी ये फैसला करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये अगर मुख्यमंत्री उनकी वैसे तारीफ की जाती है कि विजयन अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और वो उनको इतना वो नहीं हो जाना चाहिए कि उन्हें लगे कि हाय अगर हमने ये कर दिया तो हमारा मुस्लिम वोट चला जाएगा। ये सोच गलत है। बजाय इसके कि मुस्लिम्स को बुला करके, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके उनको कन्विंस करें और मानेंगे लोग। अब देखिए क्या जो है तमाम लोग हैं जो इस चीज को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उसको कह रहे हैं कि गलत है। तो लेकिन ये जो मानसिकता है कि हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये किया तो यही जो जो जीशान ने कहा, ये तुष्टीकरण, जबरदस्ती का तुष्टीकरण, इससे कोई आपके इंप्रेस नहीं हो रहा है, उस कम्युनिटी का आदमी भी इंप्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन ये धारणा एक बनी हुई है कि हमारा हिंदू वोट बैंक, हमारा मुस्लिम वोट बैंक, हमारा एक तो जातियों में बटे, एक तो तमाम चीजें। यहाँ तो प्रॉब्लम यही है ना, हमारे यहाँ परंपरागत जो है सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद और धर्मवाद। ये सबसे बड़ी परंपरागत और ये जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, ये जो गलत परंपरा है उसको समाप्त करना चाहिए, नई परंपराएं शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, केरल जैसे राज्य में जहां वामपंथी सरकार जहाँ की लिटरेसी इतनी ज्यादा है गोविंद, वहां की सोचिए लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है केरल में। जैसा राज्य जहाँ सबसे अधिक साक्षरता की दर है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां अगर किसी राज्य सरकार को वोट बैंक के लिए इस तरह का काम करना पड़े और वो भी एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को, तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद किस्म की बात है। आप जिशान, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या इस तरह का जो तुष्टीकरण करने का प्रयास है वो जो केरल का मुस्लिम समाज है उसको भी बाकी समाज से अलग थलग नहीं करता क्या इस तरह का फैसला? नहीं, देखिए गोविंद भाई, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करके, चाहे केरल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां तक बुद्धिजीवी वर्ग है किसी भी धर्म विशेष में, वो इससे इंप्रेस नहीं होता है, वो नहीं चाहता है ऐसे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, जो भेड़ चाल की भाषा जानता है, हमें लगता है वो कहीं ना कहीं उस चीज से इंप्रेस हो जाता है। तो उसके तुष्टीकरण के लिए ही ये किया जाता है, चाहे वो योगी जी यहाँ करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री वहां करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमें लगता है कि अब, क्योंकि अभी देखिए इस वक्त तुष्टीकरण का समय ही नहीं है, तीसरे वेव हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है। जो हालात हैं आप देखिए, लॉकडाउन खुला है, आज आप उत्तर प्रदेश से लेके कहीं भी देख लीजिए, लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। 50 की शादी बताई गई है और होते हैं 500 और 1000 लोग शादियों में होते, किसी तरह का कोई प्रतिबंध दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है ये तुष्टीकरण ना करके हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में जो एक कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे रही है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रबंध करने चाहिए। तो हम बाकायदा झोंक रहे हैं अपने लोगों को। ये उन हिंदू जैसे यहाँ कांवड़ यात्रा या वहां मुसलमानों के लिए बकरीद में, उनके लिए आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे, उनको बाकायदा आप झोंक रहे हैं। कोविड में आप अच्छा नहीं कर रहे, उनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। तो हमें लगता है ये बिल्कुल गलत है और इस चीज को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। जो उत्तराखंड की बात आपने करी, उत्तराखंड में भी वहां के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि स्वतः नहीं आई थी। वहां पर भी दो मामले हुए थे। जब एक तो जो चारधाम यात्रा है उसको राज्य सरकार ने उसमें प्रतिबंध खत्म कर दिए थे, हाई कोर्ट ने उन पर दोबारा से प्रतिबंध लगाया, और जो वहां के चारधाम है यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनकी यात्रा को प्रतिबंधित किया। और दूसरा, नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों में जो अनियंत्रित भीड़ पहुंच रही थी उस पर रोक लगाने के दिशा निर्देश दिए। शायद इसी के बाद वहां की सरकार को अकल आई, और ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की हुई और ऐसी ही स्थिति अब केरल की होने जा रही है। क्या आपको ये लोकतंत्र के लिहाज से ये सही लगता है कि चुनी हुई सरकारें अपने फैसले जनता के हित में वो नहीं लेती और अदालत को हस्तक्षेप करके इस तरह के फैसले लेने के लिए कहना पड़ता है? हाँ, और वैसे हमने एक बात कही थी कि ये अमित शाह और मोदी जी से जब मिल करके आए थे उसके बाद ही इन्होंने इस यात्रा को स्थगित करने की घोषणा करी थी। तो केंद्र का हस्तक्षेप भी इसमें था। आपका जो प्रश्न है
उसमें ये सही है कि जितने भी फैसले जहां पर सरकार को लगता है कि वो वोटर से या जनता से जनता को नाखुश कर देगा वो फैसला, वो अदालत के जिम्मे हो जाता है। और तमाम फैसले हैं इस तरह के, जी सारे जो कहना चाहिए कड़वे फैसले होते हैं, उसका आसान रास्ता ये है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां से होगा आपके लिए ये आसान हो जाएगा कहना कि ये देखिए इनकी वजह से हमने ये किया है। आप बाद में ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है, ये भी होने लगता है। लेकिन फैसले अंत में अदालत ही लेती है, तभी हमारा समाज जो है वो सुचारू रूप से थोड़ा चल रहा है। और केरल की जो बात है, केरल में तो केसेस अभी बढ़े हुए हैं, लगातार बढ़ रहा है। 5 वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स में अभी भी है। तो वहां पर तो अपने आप ही उनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर वही चीज अदालत के ऊपर छोड़ देंगे फैसला, बात भी बन जाएगी और नाक भी बच जाएगी। उनकी खुद की नाक भले ही बच जाए, लेकिन इस तरह के मामले अगर होते रहें तो ये लोकतंत्र की नाक कटाने वाली बात है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जनता की चुनी सरकारें जनता के हित में फैसले नहीं लेती, वो अपने वोट बैंक के हित में फैसले लेने की कोशिश करती हैं और बाद में अदालतों का दखल होता है, तब चीज़ें कहीं कुछ ठीक ढर्रे पर जाती दिखती हैं। केरल के मामले में भी जो सर्वोच्च न्यायालय में कल जब इसकी सुनवाई होगी, यही उम्मीद है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो उसका पहले इस मामले को लेकर आज भी जो उसका जो रुख था, जिसमें उसने कहा था कि लोगों के जीवन सबसे कीमती अधिकार है, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए, उसको उसकी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इसी नज़रिए से कल अदालत में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो आएगा, या संभवतः ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार उसके पहले ही फिर से जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, अपनी वोट बैंक को भी संतुष्ट कर ले और अदालत का बहाना लेकर, अदालत की आड़ लेकर अपने को बचाने की भी कोशिश करे। लेकिन कोई भी इस तरह का मामला है तो निसंदेह वो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, और जो जनता लोकतंत्र में वोट देकर जिन लोगों को चुनती है उन पर जिम्मेदारी सबकी होती है, पूरे लोग की होती है। तो ये जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अकल हमारे राजनेताओं को, हमारे राजनीतिक दलों को आए। हालांकि ये बहुत एक मृग तृष्णा जैसी कामना है जिसको फिलहाल कहीं से भी इसका समाधान होता नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है कि ऐसा हो और सरकारें पूरे लोग की बात करें, पूरे जन की बात करें, न कि सिर्फ अपने वोट बैंक की। इसी उम्मीद के साथ आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमको शेयर करें। उनका जितना सहयोग हमारे साथ होगा, उनका जितनी टिप्पणियाँ, जितनी उनकी तरफ से सुझाव हमारे पास आएंगे, उससे हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हम सफल होंगे और बेहतर करने की हमें प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारा द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। और इस मकसद में कामयाबी तभी मिल सकती है जब आप, यानी कि जिनके लिए हम आपकी बात करते हैं या अपने और दूसरे कार्यक्रम करते हैं, वो सारे कार्यक्रम में आपकी भी भागीदारी हो, आपका भी सुझाव हो, आपकी भी टिप्पणियां हो, आपका भी पक्ष हो। इसी उम्मीद के साथ हम आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। शरद जी आपका आभार, जिशान आपका आभार और अतुल जी आपका आभार, नमस्कार। धन्यवाद।